अमित अपनी माँ के साथ दिल्ली के पटेल नगर वाले मकान में था कि इतने में उसका फ़ोन बजता है। सामने फ़ोन पर प्राची है। अमित कुछ कह पाता उससे पहले उसकी भाव भंगिमा बंद होने लगती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। वह घबरा कर अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, चीकू कौन है माँ? किस प्रकार किसकी बात कर रही है प्राची जी? बेटी की चेहरे की उड़ी रंगत देख सुलक्षणा घबरा गई। बिस्तर से उठती हुई बेचैन होकर वह बोली, अरे तेरा बेटा ही तो है चीकू, और किसी चीकू तो मैं नहीं जानती। क्या हुआ? क्या प्राची ने चीकू के बारे में कुछ तो बता। माँ, वो नहीं रहा, मेरा बच्चा चीकू चला गया, कहकर अमित बच्चों की तरह रोने लगा। क्या हुआ उसे? ला मेरा फ़ोन दे। शायद प्राची किसी और से बात करना चाह रही थी और तेरा नंबर मिल गया। मैं समता का नंबर लगा लेती हूँ, बहू से ही पूछ लेती हूँ इस फ़ोन के बारे में। ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है। हो सकता है तुझसे सुनने में कुछ गलती हुई हो। सुलक्षणा लगातार बोले जा रही थी। टेबल से अपना मोबाइल उठाकर उसने अपनी बहू समता का नंबर मिला लिया। मोबाइल समता के जीजाजी ने उठाया। सुलक्षणा के कान जो नहीं सुनना चाह रहे थे वही सुनना पड़ा। सचमुच अमित का 2 वर्षीय बेटा चीकू इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। पिछले सप्ताह ही तो समता अपनी बहन प्राची के घर लखनऊ गई थी। शादी के बाद अमित की व्यस्तता के कारण वह प्राची के पास जा ही नहीं पाई थी। प्राची ही एक बार आ गई थी उससे मिलने। माता पिता तो नहीं थे, इसलिए दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। कुछ दिनों पहले फ़ोन पर प्राची ने समता से कहा था कि इस बार अपने बच्चों के स्कूल की छुट्टियां में वह कहीं नहीं जाएगी और समता को उसके पास आना ही पड़ेगा। समता और चिंकू को लखनऊ छोड़ अमित कल ही दिल्ली वापस आया था। वह गुड़गांव में एक जर्मन एमएनसी में मैनेजर के पद पर था। उसे कंपनी का मैनेजमेंट संभालना था, इसलिए वह लखनऊ रुक नहीं पाया और जल्द ही वापस दिल्ली आ गया। घर पहुंचकर उसने जब समता को फ़ोन किया था तो चिक्कू ने समता के हाथ से मोबाइल छीन लिया था। उसकी नन्ही सी हेलो सुनकर रोम रोम खिल उठा था। अमित का प्यार से उसे लव यू बेटा कहकर मुस्कुरा दिया था। चिक्कू ने अपनी तोतली भाषा में लप्पू पापा कहकर जवाब दे दिया था। आखिरी बार अमित ने तभी आवाज़ सुनी थी चिक्कू की, अब और वह कभी चिक्कू की आवाज़ नहीं सुन पाएगा। कैसे हो गया यह सब? दुख में डूबा अमित समता के पास जल्दी ही पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने बिना देरी किए फ्लाइट का टिकट बुक करवा लिया और लखनऊ के लिए रवाना हो गया। अगले दिन ही वह समता को लेकर घर आ गया। उनके घर पहुंचते ही सुलक्षणा फूट फूट कर रोने लगी। अमित माँ को कैसे सांत्वना देता, वो तो स्वयं ही टूट गया था। समता चुपचाप कर एक कोने में गुमसुम सी होकर बैठ गई। उसकी तो जैसे सोचने समझने की शक्ति ही चली गई थी। वह चंचल स्वभाव की थी। वो लोगों के साथ
घुलना मिलना पसंद करती थी, लेकिन अब न जाने उसकी दुनिया ही लूट गई हो। अब न जाने उसकी दुनिया ही लूट गई हो। धीरे धीरे पड़ोसी एकत्र होने लगा। चिंकू की इस तरह अचानक मौत के मुंह में जाने से सब बेहद दुखी थे। कैसा लग रहा होगा समता को। खुद स्विमिंग की चैंपियन थी अपने कॉलेज में, और बेटी की छोटी सी टंकी में डूबकर मौत। समता की पुरानी सहेली वंदना दुखी स्वर में बोली, बच्चे जब इकट्ठे होते हैं मनमानी भी तो करने लगते हैं। ठंडी आ भरते हुए सामने के मकान में रहने वाले मृदुल बोले, हम लोग भी तो एक दूसरे में कभी कभी इतना खो जाते हैं कि बच्चों की सुध लेना ही भूल जाते हैं। समता की पड़ोस में रहने वाली मनोविज्ञान की अध्यापिका मृदुल को जवाब देने के अंदाज में बोल उठी, असली बात तो यह है कि मौत के आगे आज तक किसी की नहीं चली। बाद में बस अफसोस ही तो कर सकते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। एक बुजुर्ग महिला के कहने पर सभी कुछ देर के लिए मौन हो गए। रिश्तेदार को जब इस दुर्घटना के विषय में पता लगा तो वे प्राची से जानना चाह रहे थे कि आखिर यह सब कैसे हुआ। शोक में डूबी प्राची स्वयं को कसूरवार समझ रही थी। न ही बच्चों को छत पर जाने देती और न ही यह दुर्घटना घटती। क्यों वह समता के साथ बातों में इतनी मशगूल हो गई कि छत पर खेल रहे बच्चों को झांक कर भी नहीं देखा। उसके बच्चे भी तो छोटे ही हैं। बेटी सौम्या 7 वर्ष की, बेटा सार्थक 5 वर्ष का। तभी तो वो समझ नहीं पाए कि पानी की टंकी में गिरने के बाद चीकू हाथ पैर मारकर खेल नहीं रहा होगा, बल्कि छटपटा रहा है। खेल खेल में ही क्या से क्या हो गया। छत की फर्श पर रखी पानी की टंकी का ढक्कन खोल प्राची के बच्चे उस हाथ में डालकर मस्ती कर रहे थे। चिकू ने भी उनकी नकल करनी चाहिए, किंतु वह छोटा था। जब उचक कर उसने पानी में दोनों हाथ डालने की कोशिश की तो उसका संतुलन बिगड़ गया और अपने को संभाल न पाने के कारण टंकी में ही गिर गया। प्राची और समता के तब होश उड़ गए थे जब सौम्या ने नीचे आकर कहा था, चीकू बहुत देर से पानी में है, आप बाहर निकालो। बेतहाशा दौड़ते हुए वे दोनों छत पर पहुंचे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी बहन समता के दुख में दुखी प्राची के पास आंसू के सिवा और कुछ नहीं था। पड़ोसी और रिश्तेदारों का अमित के घर आना जाना लगातार जारी था। सबकी आंखें हृदय दुख व्यक्त कर पा रही थी। मन को हल्का करने के लिए एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे वे, किंतु समता सबसे दूर बैठी थी। जब कोई पास जाकर उससे बात करना शुरू करता तो वह अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लेती। न आंखों में आंसू थे और न ही चेहरे पर कोई भाव। चिंकू का नाम सुनते ही वह कानों पर हाथ रख लेती और सबकी बातों को अनसुना कर देती थी। सबकी यही राह थी कि समता को रोना चाहिए ताकि उसका मन हल्का हो पाए और वह भी सबके साथ अपना दुख साझा कर पाए। पर समता तो भावहीन चेहरा लिए एकटक शून्य में ताकती रहती थी।
समता की मानसिक स्थिति को देखते हुए अमित ने मनोचिकित्सक से सलाह ली। मनोचिकित्सक ने बताया कि ऐसे समय में कई बार व्यक्ति चेतना दुख को स्वीकार नहीं करना चाहते, किंतु अचेतन मन जानता है कुछ बुरा घट चुका है, सो व्यक्ति का मस्तिष्क कुछ भी सोचना नहीं चाहता। समता के विषय में उसने कहा, यदि कुछ और दिनों तक उसकी यही हालत रही तो उसके दिमाग के सोचने समझने की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। चिकित्सक ने सलाह दी कि समता को चीकू के कपड़े दिखाकर रुलाने का प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह अनुसार अमित ने समता को चीकू के कपड़े, खिलौने और फोटो दिखाया। चीकू के विषय में जानबूझकर बातें भी करने लगा। वह सुलक्षणा ने भी चीकू की शैतानियों के किस्से समता को याद दिलाए और उन शैतानियों का नतीजा ही चीकू की मौत का कारण बना। रुलाना भी चाहा, पर समता पर किसी प्रकार का असर होता दिखाई नहीं दिया। सुलक्षणा ने अमित को सलाह दी, सब साथ में अपने गांव चलते हैं। वहां जाकर कुछ दिन इस वातावरण से दूर होने पर समता शायद सब कुछ नए सिरे से सोचने लगे और चीकू की अनुपस्थिति खलने लगे। उसे संभव है फिर उसके मन का गुबार आंसुओं में निकल आए। माँ की बात मान अमित समता और सुलक्षणा के साथ कुछ दिनों के लिए गांव चला गया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के नज़दीक ही गांव में उनका बड़ा सा पुश्तैनी मकान था। पास ही आम के बगीचे भी थे। उन सब की देखभाल रणजीत किया करता था। रणजीत बचपन से ही उनके परिवार के साथ जुड़ा हुआ था। यूँ तो उसकी उम्र 40 वर्ष के ऊपर थी, पर परिवार के नाम पर पत्नी रज्जो और 4 वर्षीय इकलौता बेटा सूरज ही थे। सूरज को उसने पास के स्कूल में दाखिला करवा दिया था। विवाह के लगभग 20 वर्षों बाद सूरज का जन्म हुआ था। रज्जू और रणजीत चाहते थे कि उनकी आंखों का तारा सूरज खूब पढ़े लिखे और बड़ा होकर कोई अच्छी नौकरी करे। अमित का परिवार गांव आ रहा है, यह सुनकर रणजीत ने उनके आने की तैयारी शुरू कर दी। घर खूब साफ सुथरा कर बाजार जाकर जरूरी सामान ले आया। चिंकू के विषय में जानकर वह भी बेहद दुखी था। गांव पहुंचकर अमित और सुलक्षणा का मन तो कुछ हल्का हुआ, पर समता की भाव शून्यता वहाँ भी कम न हुई। अमित उसे इधर उधर ले कर जाता। सुलक्षणा भी गांव की पुरानी बातें बताकर उसकी ध्यान दूसरों ओर लगाने का प्रयास करती, पर समता तो जैसे जड़ हो गई थी। न वो ठीक से खाती पीती और न ही ज़्यादा कुछ बोलती थी। उस दिन अमित सुलक्षणा के साथ घर के नज़दीक बने तालाब के किनारे टहल रहा था। समता घास पर चुपचाप बैठी थी। कुछ देर बाद पास के खाली मैदान पर बच्चे आकर क्रिकेट खेलने लगे। उनके पास जो गेंद थी वह प्लास्टिक की थी, इसलिए अमित ने समता को वहां से हटाना आवश्यक नहीं समझा। बच्चे गेंद पर तेजी से बल्ला मार
उससे दूर फेंकने का प्रयास कर रहे थे ताकि गेंद दूर तक जाए और उन्हें अधिक से अधिक रन बनाने का अवसर मिले। उन बच्चों की टोली एक छोटा सा बच्चा हर बार फुर्ती से जाकर गेंद लेकर आ रहा था। छोटा होने के कारण बच्चों ने उसे बैटिंग या बॉलिंग न देकर फेंकी हुई गेंद वापस ला कर देने का काम सौंपा हुआ था। इस बार एक बच्चे ने कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बल्ला चला दिया और गेंद तीव्र गति से लुढ़कने लगा। छोटा बच्चा भागता हुआ गेंद की पकड़ने की कोशिश करता रहा, पर गेंद तो खूब तेज़ी से लुढ़कते हुए तालाब में गिर कर रुकी। प्लास्टिक की होने के कारण वो गेंद पानी पर तैरने लगी। गेंद तालाब से निकालने के लिए उस बच्चे ने ज़मीन पर पड़ी पेड़ की पतली सी टहनी उठाई और गेंद की टहनी से खिसकाकर करीब लाने की कोशिश करने लगा। पेड़ की डंडी गेंद तक तो पहुंच रही थी, पर इतनी बड़ी नहीं थी कि गेंद को आगे की ओर ढकेल पाए। इधर बच्चा कोशिश कर रहा था, उधर साथी जल्दी जल्दी का शोर मचाए हुए थे। गेंद को तेजी से आगे की ओर ढकेलने के लिए उस पर डंडी मारते हुए अचानक ही वो बच्चा तालाब में गिर गया। इससे पहले कि वहाँ खेल रहे बच्चे कुछ समझ पाते, समता तेजी से दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और तालाब में कूद पड़ी। बच्चे को झटके से पकड़कर उसने गोदी में उठा लिया। अमित और सुलक्षणा दूर से यह दृश्य देख रहे थे। अमित भी भागता हुआ वहाँ पहुँच गया और तालाब के किनारे बैठकर बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। बच्चे को शीघ्र ही उसने अपने घुटने पर पीठ के बल लिटा दिया ताकि थोड़ा सा पानी भी अंदर गया हो तो बाहर निकल सके। तब तक सभी बच्चे चिल्लाते हुए वहां पहुंच गए। शोर सुनकर आसपास के घरों से भी लोग वहां इकट्ठे होने लगे। तालाब से बाहर निकलते ही समता अमित के पास आई और उस बच्चे को सकुशल देख अपने गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी भीड़ को चीरता हुआ रंजीत वहां पहुंच गया। अपने बेटे सूरज को मौत के मुंह से निकला हुआ देख उसकी जान में जान आई। गदगद होकर वह समता से बोला, आज आपने नया जीवन दिया मेरे बच्चे को। कितनों सालों बाद संतान का मुंह देखा था। अगर आज इसे कुछ हो जाता तो आपका एहसान तो मैं इस जीवन में कभी नहीं चुका पाऊंगा। मेरे बच्चे को कितनों सालों बाद संतान का मुंह देखा था। अगर आज इसे कुछ हो जाता तो आपका एहसान तो मैं इस जीवन में कभी नहीं चुका पाऊंगा। भाव विभोर समता बोली, एहसान कैसा भैया, मुझे तो लग रहा है जैसे मैंने अपने चीकू को बचा लिया हो। और सूरज को गले लगाकर समता फिर से रोने लगी। घर वापस आते हुए सूरज का हाथ थामे वह उससे बातें कर रही थी। समता में आए इस परिवर्तन से अमित और सुलक्षणा के बेहद खुश थे। कुछ दिन गांव में गुजरने के बाद वे तीनों वापस दिल्ली लौट आए। घर वापस आकर समता नया जीवन जीने को तैयार थी। अनजाने में ही उसे यह एहसास हो गया था कि जिंदगी में
गम और खुशी दोनों को ही गले लगाना पड़ता है। उसके अवचेतन मन ने उसे समझा ही दिया था कि सुख और दुख के ताने बाने को गूंथ कर ही जिंदगी की बुनाई होती है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी फिर से लेकर आऊँगी। धन्यवाद।